हम लोग डेरिवेशन की बात कर रहे थे ना, तो हम लोग कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चल, पहला डेरिवेशन हमारा क्या था कि क्या निकालना था, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, इन कंडक्शन बैंड, यही कैलकुलेट करना था ना। तो इसके लिए हम लोग डिस्कस भी किए थे कि ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा बैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड, फिगर बनाए हो ना तुम लोग, ऐसा रफ फिगर बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा बैलेंस बैंड है, और ये हमारा क्या है, ईसी है, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और ये हमारा अपर सरफेस क्या था, ईवी था, ये कहाँ तक जा रहा था, माइनस इनफाइनाइट तक। यानी कि ये ईसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टेट एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, यानी कि लोअर सरफेस की जो लाइन है कंडक्शन बैंड की, उसको हम लोग ईसी स्टेट बोलते हैं, यानी एनर्जी स्टेट एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। और ईवी को क्या बोलते हैं, अपर सरफेस ऑफ द बैलेंस बैंड, यानी कि एनर्जी स्टेट एट द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। उसके बाद बोलते थे कि मिडवे बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, यानी कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच से जो लाइन जा रही है उसको हम लोग क्या बोलते थे, ईएफ बोलते थे। ईएफ मतलब क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल। और इस कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है इसको क्या बोलते हैं हम, ईजी। ईजी बोलते हैं क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो हर चीज़ों से फैमिलियर हो गए कि फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, और फर्मी एनर्जी लेवल का मतलब कि मिडवे बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, और ईसी का मतलब कि एनर्जी स्टेट एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, और ईवी का मतलब एनर्जी स्टेट एट द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। हमको अपना टारगेट क्या है, क्या अचीव करना है, तो हमारा टारगेट है कि कैरियर कंसंट्रेशन निकालना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए इन थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में, ठीक है। तो अब कैरियर का मतलब हम कल ही इंट्रोड्यूस किए थे, कैरियर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं, ठीक है। कैरियर का मतलब इलेक्ट्रॉन और होल। तो उस अपने डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। तो इसमें कंसंट्रेशन निकालना है कंडक्शन बैंड का। अब चूंकि ये रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक है, ई से टू इनफाइनाइट, यानी बहुत बड़ी रेंज है। अब इस रेंज में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकालना हमारे लिए एक अलग टास्क है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कल ही डिस्कस किए थे कि जब ऐसा बहुत बड़ा सिस्टम हो तो हम लोग क्या करते थे, उस सिस्टम का एक छोटे से पार्ट में अगर हम इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकाल लें और उसको पूरे वॉल्यूम के लिए क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो हमको पूरे सिस्टम का कंसंट्रेशन मिल जाएगा कि क्या इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा। तो हम मान लेते हैं एक रेंज, छोटा सा स्ट्रिप मान लेते हैं कि एक छोटा सा स्ट्रिप है और यहाँ पे एनर्जी ई है और यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा, मान लेते हैं डी ई, डिस्टेंस आगे बढ़ा स्मॉल, तो ई प्लस क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, ई प्लस डी ई हो जाए। और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हम लोग एन ई से डिफाइन करते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एन ई से डिफाइन करते हैं, चूँकि स्मॉल पार्ट है तो इसको क्या लिख दोगे, डी एन ई से डिफाइन कर देंगे। अंडरस्टूड है। तो हम इस स्मॉल पार्ट में कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो कितना है, डी एन ई है। और इस डी एन ई को ई सी टू इनफाइनाइट पूरे वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एन ई मिल जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी बराबर क्या मिल जाएगा, एन ई मिल जाएगा। यही काम करना है। अगर ये काम कर लिए तो हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। समझ गए क्या करने जा रहा है। लेकिन अब टास्क ये है कि आखिर ये डी एन ई निकलेगा कैसे, ये भी इतनी आसान नहीं है। तो हम पहले ही बोले कि यहाँ तक हम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अब
सॉलिड फिजिक्स में हम एंट्री कर गए हैं और हम सॉलिड के अंदर की बात करने जा रहे हैं। तो जब डीएनई की बात होगी कि आखिर डीएनई कैसे निकलेगा, तो डीएनई के लिए हम लोग दो फिजिक्स का यूज करते हैं, एक क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरी हमारी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और बोले थे कि दोनों की दोनों मैकेनिक्स कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड मैकेनिक्स होती है। दोनों में कभी भी हम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, बल्कि नियरेस्ट अप्रोच हम बताते हैं कि ये चीज़ होने की ये प्रोबेबिलिटी होती है। उसके बाद जब हम डीएनई की वैल्यू निकालने सोचे तो हम कुछ एजम्पशंस बात करते हैं। इन एजम्पशंस के थ्रू ही हम इस डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं, बिना एजम्पशंस के हम अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट एजम्पशन है कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया है उसको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जो चला जाता है, और उस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वहाँ पर एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है me, वो कितना होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ये हमारा फर्स्ट एजम्पशन हो, ठीक है। सेकेंड एजम्पशन बोलता है कि जो डीएनई की वैल्यू थी, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स जो हमारी डीएनई की वैल्यू होती है, ये होती है तुम्हारी NeFe/d। जो डीएनई की वैल्यू क्या होती है NeFe/d। और Ne हमारा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट होता है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स हमको याद रखना पड़ेगा, Ne बराबर होता है 4πh³ 2me⁻³ e - EC⁻1/2। ये हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये Fe क्या है, Fe अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फर्मी डिराक स्टैटिक्स, Fe बराबर होता है 1/1 + एक्सपोनेंशियल E - EF/kT। ध्यान रखना कि ये जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ोगे वहाँ तीन तरह की स्टैटिक्स पढ़ोगे। एक पढ़ोगे बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, एक पढ़ोगे फर्मी डिराक स्टैटिक्स, एक पढ़ोगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। और यहीं पे 1+ की जगह 1- कर दोगे तो ये जो स्टैटिक्स हो जाएगी वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स हो जाएगी। अब 1+ और माइनस दोनों हटा दोगे तो ये जो स्टैटिक्स हो जाएगी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स हो जाएगी। और जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स है 1+ कर दोगे तो यही फर्मी डिराक स्टैटिक्स। ये जो स्टैटिक्स होती है ये फर्मियान्स पार्टिकल्स के लिए होती है, ठीक है, यानी जो हाफ इंटीग्रल स्पिन्स को फॉलो करते हैं। और ये जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स होती है वो बोसांस पार्टिकल्स के लिए होती है, और ये हमारे इंटीग्रल पार्टिकल्स के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। तो तीनों स्टैटिक्स जब हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ोगे, बीएससी थर्ड ईयर में एक पेपर है, जब वहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बीएससी थर्ड ईयर में जाओगे तो वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ोगे, तो वहाँ पर भी डेंसिटी ऑफ स्टेट पढ़ोगे, तो वहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन चूंकि हमारा डेरिवेशन ऐसा है कि सॉलिड का पार्ट है, तो हमको अपना डेरिवेशन करने के लिए कुछ एजम्पशंस याद रखने पड़ेंगे, और उन्हीं एजम्पशंस के बेसिस पर ही हम अपना डेरिवेशन आगे की तरफ अप्रोच करते हैं। सबसे पहला टारगेट कि हमको करना क्या है, कैसे करना है, और किन एजम्पशंस को साथ में लेकर चलना है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और हम ऐसा बताने की कोशिश करें कि एक बार अगर ध्यान से देखोगे तो डेरिवेशन है तो बहुत टफ, ध्यान देना, ये बहुत आसान चीज़ें नहीं है बहुत टफ है, लेकिन ऐसी इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक बार अगर आप ध्यान से सुनोगे और देखोगे तो आसान लगेगा और आसानी से हो भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक टर्म और हर एक स्टेप वो क्लियर कर देगा। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो डीएनई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीएनई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NeFe/d। अच्छा जरा फिगर को ध्यान से देखो, थोड़ा सा इस फर्मी फंक्शन को भी थोड़ा सा हम अलग करते हैं। इस फर्मी फंक्शन को जरा ध्यान से देखो, ये जो E - EF है ना, जरा फिगर को ध्यान से देखो तो यहाँ पर E इज मोर ग्रेटर देन EF है कि नहीं, या ऐसे करो EF ना लिखो, E इज मोर ग्रेटर देन EC है कि नहीं, E इज, तो इसका एनर्जी स्टेट ज़्यादा है कि नहीं, यानी E इज मोर ग्रेटर देन EC, देन E - EF इज मोर ग्रेटर देन KT।
देन ई माइनस ई एफ इज मोर ग्रेटर देन के टी, क्या एनर्जी स्टेट। और हम लोग एनर्जी स्टेट वहाँ पर डिफाइन किए थे जब सॉलिड वो बनाए होंगे तीनों, इंसुलेटर, कंडक्टर, इंसुलेटर, वहाँ पे ये चीज़ डिफाइन किए थे कि कैसे क्या होती है ई माइनस ई एफ की के टी की रिस्पेक्ट, ठीक है। तो जब E इज मोर ग्रेटर देन ई सी है तो E माइनस ई एफ इज मोर ग्रेटर देन, तो हमारा जो भी फर्मी फंक्शन होगा, तो ध्यान देना कि अगर तुमसे कोई कहे किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 10 है तो इसका क्या मतलब निकल के आता है। कोई चीज़ कहे कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 10 है तो इसका क्या मतलब निकल के आएगा कि या तो उसकी संख्या या तो उसकी जो रिजल्ट है वैल्यू है 9 भी हो सकती है और 11 भी हो सकती है कि नहीं, यानी 1 माइनस भी हो सकता है और 1 प्लस भी हो सकता है जब कोई किसी की प्रोबेबिलिटी बताएगा तो यानी कि अगर 1 माइनस भी कर दे प्रोबेबिलिटी वाले रिजल्ट में और 1 प्लस भी कर दे प्रोबेबिलिटी वाले रिजल्ट में तो प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, अंडरस्टूड। तो हम अब चूँकि इतना डिफरेंट लंबा कैलकुलेशन होने वाला है तो अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इस प्रोबेबिलिटी वाले फंक्शन में जो 1 प्लस लिखा हुआ है उस 1 प्लस को हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, 1 को निगलेक्ट कर देते हैं अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। और उस 1 को निगलेक्ट करने से इस प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ही बता दें किसी की प्रोबेबिलिटी का 10 है तो वो 11 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस 1 को हटा देने से हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, कुछ हद तक आसान हो जाएगा। तो हम जो क्या करते हैं अपने 1 को क्या करते थे, निगलेक्ट कर दोगे तो हमारा जो फर्मी फंक्शन बनेगा वो क्या ना बनेगा 1 प्लस तो निगलेक्ट हो गया, 1 निगलेक्ट हो गया तो 1 कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपान के टी, ई माइनस ई एफ अपान के टी हो जाएगा ना। अब देखो, अब इसको एक्सपोनेंशियल है और 1 है, इसको ऊपर लेके चला जाओगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हमारा फर्मी फंक्शन कितना हो जाएगा, फर्मी फंक्शन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ अपान के टी, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, जब माइनस हो जाएगा अगर इस माइनस ई एफ को यहाँ ले आओ तो ये माइनस ऑटोमेटिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट हमारा फर्मी फंक्शन कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल, ये क्या लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई एफ माइनस ई अपान के टी, लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि जब ये इधर लाओगे तो माइनस आ जाएगा ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारा क्या हो जाएगा ई एफ माइनस ई अपान के टी। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर तो ई सी यहाँ पर डी एन ई, अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, डी एन ई को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, एन ई मिलेगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे, पूरे वैल्यूम के लिए करोगे ना, तो ई सी टू इनफाइनाइट करोगे, या यहाँ पे वैल्यूज लिख लो। तो एन ई की वैल्यू कितनी है हमारी, एन ई की वैल्यू कितनी बताओ, 4 पाई एच क्यूब 2 me पावर 3/2 और कितना है ई माइनस ई सी पावर 1/2, ठीक है। और फर्मी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ये वाला लिखे डायरेक्ट ना, तो कितनी है एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई अपान के टी इंटू यही ए ना, तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ये तो इस स्मॉल पार्ट का तुमको कंसंट्रेशन निकल गया, और पूरे वैल्यूम का पूरे सिस्टम का कंसंट्रेशन चाहिए तो क्या करोगे, पूरे वैल्यूम के लिए इंटीग्रेट करोगे। तो इंटीग्रेट कहाँ से करोगे, लोअर लिमिट क्या है ई सी, अपर लिमिट क्या है इनफाइनाइट, तो ई सी टू इनफाइनाइट तो कितना हो जाएगा 4 पाई अपान एच क्यूब 2 me पावर 3/2 ई माइनस ई सी पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई पावर 1/2 अपान नहीं ई एफ माइनस ई अपान के टी, यही है ना, कोई दिक्कत। अब जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको बाहर कर दो, देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ई के टर्म में नहीं है ना, इसको बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा एन ई बराबर 4 पाई अपान एच क्यूब 2 me पावर 3/2, ये भी नहीं है ई माइनस ई सी पावर 1/2 ई सी टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई अपान के टी इंटू
यही है कि कुछ छूटा है? सही है, कुछ छूटा नहीं है ना। चल अच्छा, एक थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं। एन ई बराबर ऐसा इसको ऐसे लिख देते हैं 2m e पावर 3/2 e माइनस ई सी पावर 1/2 ई सी टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल। अच्छा यहाँ पर देखो ई एफ लिखा है, यहाँ ई सी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ई सी ऐड कर रहे हैं, तो क्या बताओ हमारे सिस्टम पे कोई फर्क पड़ेगा? ई सी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ई सी ऐड कर रहे हैं, तो हमारे सिस्टम पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू आएगी ना। लेकिन हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, ऐसा कर लिए। अब ये ऐसा इसलिए करें क्योंकि अपना हमारा थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है इंटीग्रेशन, क्योंकि लंबा इंटीग्रेशन है ना। इसको इंटीग्रेशन के बाहर इसलिए क्योंकि डी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है ना, तो पूरा टर्म बाहर कर दिया ना। अभी आगे लेके चलेंगे तो उसको बताएंगे वहाँ पर, ठीक है। डी के रिस्पेक्ट में करना है, अभी उसको चेंज भी करना पड़ेगा ना जब लिमिट है। अभी देखो आगे चलो। अब देखो क्या करोगे, जब ये लिखा है तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज करते हैं कि लेट अस यूज आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी पढ़े होगे ई के पावर अल्फा प्लस बीटा इजकल टू ई के पावर अल्फा डॉट ई के पावर बीटा लिख सकते हैं। इस तरह की आइडेंटिटी है ना। तो अगर इसको ध्यान से देखो, जिसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, ये ई के पावर अल्फा हो गया, ये ई के पावर बीटा हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको इस तरह से देखो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ई के पावर एक्सपोनेंशियल पावर ई एफ माइनस ई सी इंटू एक्सपोनेंशियल पावर ई सी माइनस ई और अपान के टी है ना। अपान दोनों के नीचे के टी है ना, दोनों के नीचे के टी। इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं। तो इसमें से देखोगे ई एफ माइनस लिए ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बाहर कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो, एन ई बराबर 4 अपान एच क्यूब 2m e पावर 3/2 e माइनस ई सी पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल क्या है, ई एफ था, ई एफ माइनस ई सी अपान के टी और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, ई सी टू इनफाइनाइट और क्या है एक्सपोनेंशियल ई सी माइनस ई अपान के टी इंटू डी। सॉरी ई यहाँ भी है ना, तुम सही कह रहे थे, इसको अंदर ही लेके चलते हैं ना, क्योंकि ई है ना, इसको अंदर ही लेके चलते हैं कि ई वाला टर्म है 1/2 इंटू तो कोई टर्म छूटा नहीं है ना। अब तो कोई टर्म छूटा नहीं है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एन ई बराबर 4 अपान एच क्यूब 2m e पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी अपान के टी इंटीग्रेशन ई सी टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल। अगर यहाँ माइनस करें तो ई माइनस ई सी लिख सकते हैं, ऐसा इस तरह बनाने के लिए कर रहे हैं। तो जब ई माइनस ई सी करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना, कोई दिक्कत, के टी इंटू ई माइनस ई सी पावर 1/2 इंटू डी। यहाँ तक तो काम हो गया। अब ये सॉल्व कैसे होगा, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना अपने आप में टास्क है। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, लेट अस पुट ई माइनस ई सी अपान के टी इक्वल टू एक्स। इस पूरे क्वांटिटी को, चूंकि ऐसा इसलिए बना ली कि इस टर्म में मिल जाए, तो जब मिल गया तो इसको पूरे को मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। जब पूरे को एक्स मान लेगा तो इम्प्लाइज है, तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा, के टी इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। डी ई बराबर क्या हो जाएगा, के टी इंटू डी एक्स। अब यही तो हम लोग गलती कर देते हैं, पुटिंग तो कर देते हैं, लेकिन जब भी पुटिंग करते होगे, कैलकुलस में पढ़ते होगे, जब इंटीग्रेशन किए होगे तो लिमिट भी तो फर्क पड़ेगा, तो लिमिट भी चेंज करना पड़ता होगा।
बिना, अगर हम लोग गलती यही करते हैं कि पुटिंग कर देते हैं और उसके बाद आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और लिमिट नहीं चेंज करते। जब लिमिट नहीं चेंज करोगे तो हमारा पूरा इंटीग्रेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो लिमिट, नाउ लिमिट चेंज करते हैं। तो मान लेते हैं जब e बराबर ई सी रखोगे तो इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या मिल जाएगा 0 एंड e बराबर जो इनफाइनाइट रखोगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा ना। यही लिमिट ना चेंज करते हैं ऐसे ही। ये सब चीज़ें कैलकुलस में पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में था ना कैलकुलस का, वहाँ सब पढ़ाए होंगे जब लिमिट वाला चैप्टर पढ़ाए होंगे। अब यहाँ पे देखो जब ये पुट कर दिए तब इसको चेंज कर दो तो यहाँ पर एन ई बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई अपान एच क्यू 2m e पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल, ये तो यहाँ कुछ चेंज नहीं हो सकता तो कितना है ई एफ माइनस ई सी अपान के टी। और ये इंटीग्रेशन, अब लिमिट ई सी की जगह पे क्या है 0, इसकी जगह पे क्या है इनफाइनाइट, यानी अब लिमिट कितना हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। और ये क्या है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और ये क्या ई माइनस ई सी अपन के टी पुट किए हो कितना x पूरे की जगह पे, तो कितना हो जाएगा माइनस x, ठीक है। और ई माइनस ई सी, तो ज़रा देखो तो ई माइनस ई सी की जगह पे लिख सकते हो x इंटू के टी, लिख सकते हो ना x इंटू के टी लिख सकते हो कि नहीं। अब यहाँ पे ई माइनस ई सी की जगह पे लिख सकते हो तो x इंटू के टी लिखोगे तो ई माइनस ई सी के पावर 1/2 है तो x के पावर 1/2 हो जाएगा और के टी के पावर 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और क्या है डी ई, तो डी ई की जगह पे क्या लिख सकते हो के टी इंटू डी एच। अब सब हो गया कि कोई छूटा है, छूटा नहीं है ना। चलो अब देखो क्या होगा, चलो एन ई बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई अपान एच क्यूब 2m e पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी अपान के टी, ये कितना हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। अब यार ध्यान से देखो तो के टी वाला भी तो डिफ्रेंशिएशन के पार्ट में नहीं है ना, है कि नहीं, के टी भी नहीं है ना। तो यहाँ देखो के टी के पावर 1/2, यहाँ के टी के पावर 1, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। अभी देखो यहाँ पे पावर 3/2 है, इसी के साथ अटैच कर दें, इसी के साथ अटैच कर दें, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा के टी, अब पावर 3/2 वहाँ से हट गया, अटैच भी हो गया। और देखो क्या बच रहा है, और तो कुछ बच नहीं रहा। तो यहाँ हमारा लिमिट हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हमारा इंटीग्रेशन था और वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता है। अब इसका देखो हर एक इंटीग्रेशन में हर एक पुटिंग मेथड होता है, जब तक वो पुटिंग नहीं करते हो तब तक एग्जैक्ट रिजल्ट की तरफ हम लोग अप्रोच नहीं कर पाते। अब देखो क्या, देखो एक रूल होता है, एक इंटीग्रेशन का रूल है, शॉर्टकट रूल होता है, उसको बता देता, फार्मूला होता है कि कहीं भी ऐसा इंटीग्रेशन आए 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एक्स एक्स के पावर 1/2 डी एक्स, अगर ऐसा रिजल्ट आ रहा है तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है गामा n प्लस 1 अपान x के पावर n प्लस 1/1, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो इसका फार्मूला, हाँ, गामा n प्लस 1 अपान लेमडा n माइनस 1 होता है, ठीक है फार्मूला। और जानते हो जो फैक्टोरियल में अगर n लिखा है, अगर गामा में n लिखा है तो फैक्टोरियल में चेंज करते हो तो n माइनस 1 होता है, यही ना होता है। अगर कहीं गामा n लिखा है तो इसको फैक्टोरियल में करते हो तो n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। ये चीज़ अंडरस्टूड है ना। तो यहाँ पर अगर गामा n प्लस 1 लिखा है तो इसको फैक्टोरियल में लिखोगे तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा फैक्टोरियल n अपान लेमडा n माइनस 1। ये फार्मूला नोट कर लेना, हर जगह ज़रूरत पड़ने वाला है, नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा है कि अगर ये तो यहाँ पे काम चल जाएगा इससे, लेकिन कहीं और भी आ सकता है कि अगर ऐसा आ जाए 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 1/2 डी एक्स, अगर इस तरह का फार्मूला है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं कि 1 अपान
अल्फ़ा 1/2 सॉरी 1/2 इंटू 1 लेमडा n प्लस 1/2 1 लेमडा n प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2। ये दोनों फार्मूला ध्यान से लिख लेना कि कहीं भी आएगा तो ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारा तो पहले वाले से काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला भी कहीं किसी डेरिवेशन में हमको मिल सकता है, तो हम लोग उसके लिए कंफ्यूज ना हो गया। अब देखो अब हमारा इंटीग्रेशन देखोगे तो कुछ एज सच इसकी तरह है, कुछ एज सच इसकी तरह है ना, पहले वाले की तरह। तो पहले वाले की तरह करोगे तो देखो कितना, बताओ रिजल्ट कितना आएगा पहले वाले का, कैलकुलेट करके बताओ सब लोग। अगर पहला वाला फार्मूला ऐसे दिख रहा है ना, बस उसमें वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू पुट करके इसका रिजल्ट बताओ, इस इंटीग्रेशन की कितनी है वैल्यू आएगी। अरे लिमिट वही है ना, तो जहाँ पे देखो x की जगह पे 1/2, यहाँ पे एक वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू करोगे तो कितनी आएगी, n की जगह पे वैल्यू कितनी लिखी हुई है। अरे भाई n की जगह पे वैल्यू कितनी लिखी हुई है, देखो वहाँ पे। सॉरी यहाँ पे तुम वैल्यू ही लिख दिए, x के पावर n e के पावर लेमडा x, ऐसे करो। अच्छा नीचे सही लिखे, यहाँ पे भी x के पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सर, हाँ सही। अब देखो बताओ, ये फार्मूला है इसके, हाँ n है। अब कंपेयर करो, n की जगह पे क्या है 1/2 है, और लेमडा की जगह पे क्या है 1 है। तो ज़रा कैलकुलेट करो, देखो वैल्यूज कितनी आएगी, समझ गए। x कहाँ से आ जाएगा जी, x तो फार्मूले में है तुम्हारे, वैल्यूज पुट करनी है ना। रिजल्ट क्या है, यहाँ पे देखो कहीं x है नहीं ना, तो x आएगा ही नहीं। यहाँ पे देखो n है, तो n की जगह पे यहाँ पे कितना है 1/2 है, अंडरस्टूड है। लेमडा है, लेमडा की जगह पे यहाँ पे कितना है 1 है, और n की जगह पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 1/2 हो जाएगा, सही है। फैक्टोरियल 1/2 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, ये देखो 1/2, लेमडा की जगह पे 1 है, तो 1 के पावर 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2, 1 के पावर कुछ भी रहे वैल्यू कितनी आएगी, वो नहीं आएगी। तो डिनोमिनेटर से कोई मतलब है नहीं, न्यूमरेटर से मतलब है। न्यूमरेटर में कितनी है फैक्टोरियल 1/2, तो फैक्टोरियल 1/2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी गामा 1, सॉरी हाँ फैक्टोरियल 1/2, तो फैक्टोरियल 1/2 की वैल्यू कितनी होती है √π/2, यही ना होती है। तो √π/2 यानी इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी √π/, ये निकाले होगे, प्रूफ भी किए होगे उसमें, हाँ बीटा गामा फंक्शन पढ़े होगे ना। यही सब दिक्कत होती है। अब देखो फिजिक्स में मैथ पढ़ना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें मैथ की हैं। ये सब चीज़ें अगर वहाँ पढ़े रहते कैलकुलेस अच्छे से, तो यहाँ हमको मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़ती, अपने आप सॉल्व कर देते। लेकिन हाँ यहाँ बता इसलिए नहीं क्योंकि बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए हर एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है, नहीं तो ये क्लियर ही नहीं कर पाओगे। मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे ना। और देखो फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स में जब तक मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो फिजिक्स भी नहीं पढ़ पाओगे। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ये पूरा क्या है, एक्चुअल मैथमेटिक्स ही तो है। अगर तुमको मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं रहेगी तो फिजिक्स भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए हमको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है। और ये जो छोटी छोटी डेरिवेशन आ रही है, इंटीग्रेशन आ रहा है, ये सब चीज़ें हमको आनी चाहिए, तभी हम डेरिवेशन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। और ये सब चीज़ देखो आएगा तो कहीं एक स्टेप ऐसा नहीं लगेगा कि तुमको ना हो पाए।
और ये भी चीज़ है, ऐसा अगर करोगे तो 10 में 10 मार्क लेके जाओगे, कहीं कुछ कटने वाला भी नहीं है इसमें। और हर साल आता ही आता है, और हर साल लड़के नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते इसलिए क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। और ये हाँ, सब चीज़ कंपलसरी है, इसलिए देखो फिगर में एक एक चीज़ हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कौन क्या चीज़ है, ताकि कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे, कि नहीं तो पता ही नहीं चले कि ईसी क्या है। अब लोग पूरा डेरिवेशन कर लिए और ईसी क्या है कोई पूछ लिया तो समझ ही नहीं आ रहे हो, और ई क्या है, ई एफ क्या है, तो हर एक टर्म क्लियर होना चाहिए, तब आगे की तरफ डेरिवेशन आसान हो जाएगा। e⁻α x² x के पावर n dx 1/2 लैम्डा के पावर 1n+1/2 इंटू गामा n+1/2। ये अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो अपने नोट करके लिखे रहोगे फार्मूला, तो डायरेक्ट देखेगा, नहीं तो ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हालत ख़राब हो जाएगी। अगर फार्मूला ना पता रहे तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हालत ख़राब हो जाएगी, जल्दी नहीं सॉल्व होगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो क्या हो जाएगा, तो हमारा वैल्यूज कितना आएगा, इम्प्लाइज दैट एन ई बराबर कितना हो जाएगा 4π/h³ 2me पावर 3/2 और कितना है एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC/KT, यही ना है, और इनटू इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई है √π/2। चलो अब देखो कैसे अब एडजस्ट किया जाए इसको। अरे अच्छा, ये अम्मी की जगह पे केटी भी तो है, यहाँ केटी भी तो है। अच्छा, अब कैसे इसको एडजस्ट किया जाए, यहाँ पे देखो, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई पावर 1/2 पाई पावर 1/3/2 ये भी हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो इसको एडजस्ट करो तो एन ई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, अच्छा 4 से 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे क्या है 2 है ही, और एम ई है और KT है, और यहाँ देखो पाई के पावर 1/2 के पाई के पावर 1, तो 1+1/2 कितना हो जाएगा 3/2, इसके अंदर ले जा सकते हैं, तो 2 पाई ME KT सबके पावर 3/2 हो जाएगा। अच्छा, नीचे h³ है ना, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें h² पावर 3/2, देखो रिजल्ट वही आएगा कि नहीं, थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन इजी बनाना। ये सब तो ऊपर वाला तो एडजस्ट हो ही गया था, नीचे वाला एडजस्ट करना था, तो नीचे वाले को अगर h² कर दे तो ये अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो h³ ही आएगा बाहर, तो एडजस्ट हो गया कि नहीं एडजस्ट हो गया, इसमें कोई समस्या, सही लिख सकते हैं ना इसमें। और ये दोनों भी एडजस्ट होंगे, ये दोनों भी एडजस्ट हो गए ना, 2 से वो कट गया 4, 2 बचा, और ये 1/2 और 1 3/2 इसके अंदर ले आए, तो ये हो गया, तो कितना हो गया एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC/, यही हो गया ना, यही हमारा कहलाता है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। ये हमारा फाइनल इक्वेशन। अभी देखो कितना लंबा डेरिवेशन होने वाला है, कि हमारी ये डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट है, ये 4 पार्ट में डेरिवेशन है, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में इतना कैलकुलेशन तुमको करना है, 10 मार्क्स में आता है, फिक्स है हर साल, चाहे इंट्रिंसिक का पूछे चाहे एक्सट्रिंसिक का पूछे, दोनों में से एक कोई पूछे। हाँ, अभी ऐसे नहीं लिखना है, अभी लिखाते हैं इसको, अभी पहले समझ लो, समझना इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ रहे हो डेरिवेशन कभी नहीं कर पाओगे।
समझे रहोगे तो एक बार अपने नोट्स में देखोगे तुरंत डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। क्या जितना तुमको ज़रूरत पड़ सकता है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना हम ऑलरेडी बता दिए हैं। सब लिखना पड़ेगा, सब लिखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स लगा दोगे तो खाली मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, क्यों फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा? तो फिजिक्स का अलग कॉन्सेप्ट है। और चूंकि ये पहले ही बता चुके थे कि ये पोर्शन जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये सिलेबस में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है ही नहीं। ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पोर्शन है जहां बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स तो बस बता दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्शन बैंड क्या है, बैलेंस बैंड क्या है, उसके आधार पर कैसे हम मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन किए। लेकिन ये हम कंडक्शन बैंड के अंदर चले गए और वहाँ पर बैंड के अंदर जो एनर्जी स्टेट्स होते हैं वहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन के पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी, वो चीज़ एनालिसिस कर रहे हैं। तो वो कितने डीप लेवल पे चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो वो जब हम फिजिक्स की दूसरी ब्रांच करते हैं जहाँ सॉलिड्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पर चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। लेकिन चूँकि सिलेबस डिजाइन है तो पढ़ना है, ये जो सिलेबस का पार्ट है उसके लिए हमको समझना पड़ेगा। पूरे डेरिवेशन में देख लो, एक भी लाइन जिसको जहाँ भी जो कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ें, इसको लिखाए। कोई दिक्कत? एक बार घर पे जाके पढ़ भी लेना और जहाँ डाउट होगा कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर दूसरा डेरिवेशन करेंगे। तो चलो हेडिंग डाल ली हो, फिगर बना ली हो, यही ना? क्या हेडिंग डाले हो, देखें क्या लिखे हो। हाँ, ये यहाँ तक लिख लियो, फिगर बना लियो ना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन। ठीक, सब चीज़ लिखी लियो। चलो इसके बाद लिखो इसमें फॉर इट, नेक्स्ट लाइन से लिखना, फॉर इट वी एज्यूम दैट डैश कर देना, ठीक है। एज्यूम ना वही एजम्पशन हो गया ना। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड behave as free particles with an effective mass m is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। अरे क्लास में, ठीक है, हो गया। ये पूरा नोट कर लिए। एम ई की वैल्यू, एम ई बराबर 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन per cubic meter whose energy lies between E and capital E and E plus DE, capital E and E plus DE is given by ये लिख लो नेक्स्ट लाइन से, डी एन ई बराबर एन ई एफ ई इंटू डी ई। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, ठीक है। डी एन ई बराबर एन ई एफ ई इंटू डी ई। ठीक है, लिखो वेयर कैपिटल एन ई इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट
डेंसिटी ऑफ स्टेट at bottom of the conduction band, at the bottom of the conduction band, at the bottom of the conduction band, and its value, is given by, ऐसे लिखो, एंड ऐसे नहीं लिखो, क्या लिखे, कंडक्शन बैंड एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, रहने दो उसी के ऊपर वो इस एरो बना के लिखो ऊपर करके, अच्छा, एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इट्स वैल्यू इज गिवन बाय, मतलब जो वैल्यू लिख रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं ना, एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इट्स वैल्यू इज गिवन बाय, and according to quantum mechanics its value is given by। ठीक है, ये लाइन लिख लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ये लाइन लिख लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ये लाइन लिख लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ये ठीक, थर्ड पॉइंट लिखो, द फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी, द फर्मी FERMI डैश डिराक DIRAC, दोनों साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल लेटर में लिखना, RAC, द फर्मी डिराक, हाँ फर्मी दोनों साइंटिस्ट है, फर्मी डिराक, द फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, द फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज, द फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय, ठीक है, ये लिख लो, तीसरा वाला, इसको क्वेश्चन नंबर दे दो 3, ये लिख लो लाइन, इसको क्वेश्चन नंबर दे दो 3, ठीक, देखो वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ऐसे लिखो वेयर K इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नेक्स्ट लाइन से T इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन, एंड नेक्स्ट लाइन से EF इज इक्वल टू फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है, फुल स्टॉप। नाउ नेक्स्ट लाइन लिखना, नाउ कामा सिंस द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड may have energy lying between EC to infinite, while the electron in valence band may have energy lying between -infinite to EV,
माइनस इनफाइनाइट टू ई वी, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से सो द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, सो द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज गिवन बाई, इज गिवन बाई, तो ऐसे लिख लो, इज गिवन बाई क्या हो जाएगा, एन ई बराबर ई सी टू इनफाइनाइट एन ई एफ ई इंटू डी ई। इसको क्वेश्चन नंबर दे दो 4। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन ई, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन ई, now putting the value of Ne from equation 2 and Fe from equation 3 in equation 4 comma we have, in equation 4 comma we have। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा एन ई बराबर कितना हो जाएगा, एन ई बराबर हो जाएगा ई सी टू इनफाइनाइट, एन ई की जगह पे कितना हो जाएगा 4/h³ 2me पावर 3/2 e माइनस ई सी पावर 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपान के टी इंटू डी ई, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, उसके बाद ये लाइन लिखो, फॉर ई इज मोर ग्रेटर देन ई सी देन ई माइनस ई एफ इज मोर ग्रेटर देन के टी। ये पूरी लाइन लिखो बस, वो 5 लिखने के बाद ये पूरी लाइन लिखो, ये पूरी लाइन लिखने के बाद बताना, हो गया। एंड 1 इन द डिनोमिनेटर, and 1 in the denominator of Fermi function can be neglected, so this Fermi function reduces to ठीक है, तो ये reduces to, तब यहाँ से ये लिखने की जरूरत नहीं, reduces to ऐसे तब लिखो, ये लाइन लिख लो, reduces to, ये लाइन लिख लो, और ये लाइन लिखने के बाद यहाँ ये दोनों लाइन लिख लो। Question number 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। उसके बाद फिर लिखना नाउ लिख के ये लाइन, ठीक है,
ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ तक लिखे ये, उसके बाद फिर ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, ठीक है, उसके बाद ये, यहाँ से पूरा लिखते चले जाओ, यहाँ से तो कुछ सब मैथमेटिकली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये फार्मूला अलग कहीं लिख लेना कि इसके नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला अलग लिख लेना, और इस फार्मूले के बेसिस पे यहाँ की जो वैल्यू लिखे हो √π/2, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। फार्मूला यहाँ पे मत लिखना, फार्मूला अलग लिखना, यहाँ से फिर लिखना है, यहाँ तक जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ से लिखना है। ये फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला है, ये दोनों अलग लिखना है, ठीक है। यहाँ से वो यहाँ तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से शुरू करना है, ये और ये हमारा कंसंट्रेशन, ठीक है। इतना नोट कर लेना, देख लो कहीं कन्फ्यूजन नहीं है ना, हाँ कहीं कन्फ्यूजन नहीं है ना नोट करने में, सब वहीं से नोट करना। इसको नोट कर लेना, उसके बाद फिर कल नेक्स्ट ध्यान देना, यहाँ से शुरू करना, ये ध्यान देते हुए कि कौन कहाँ लिखा है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा ना कौन कहाँ लिखा है। उसके बाद यहाँ तक जब लिख लेना तो यहाँ से ये लिखना, ठीक है। ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है बीच में।